हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और काव्य। मैं विक्रमादित्य राव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर इलास्टिसिटी, या फिर आप इसे कह सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी, प्लास्टिक बॉडी, डीफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस of elasticity, ठीक है, एंड many of other things। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या डील करेंगे कि अगर हमें किसी बॉडी के साथ प्रोवाइडेड किया जाता है जैसे कि ये, तो इस बॉडी की इलास्टिक लिमिट क्या है, ये बॉडी कितना स्ट्रेच हो सकती है, ये बॉडी कितना डिफॉर्मिंग फोर्स अपने ऊपर झेल सकती है, ठीक है, या फिर ये बॉडी की जो लेंथ है वो स्ट्रेच करने पर कितनी बढ़ सकती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम टोटली इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स बस इसमें से आएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें चीजें क्या आती हैं। इसमें आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है इलास्टिसिटी, प्लास्टिक बॉडी, डिफॉर्मिंग रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, different type of modulus of elasticity and other 2-3 types of laws, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं चीजों पे हमारा जो पूरा चैप्टर वो बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलास्टिसिटी से, यानी कि हमारी चैप्टर के नाम से ही कि ये इलास्टिसिटी होती क्या है। तो डेफिनेशन की मानो तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इट इज defined as the property of a body due to which body regains its original shape and configuration. But when it regains its original shape and configuration after the removal of deforming force। यानी इलास्टिसिटी क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जिसके कारण बॉडी जो है वो वापस से अपना ओरिजिनल शेप और अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करती है रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद। यानी कि हम बाहर से अगर किसी रबर बैंड पे को स्ट्रेच करें तो हम उस पर जोर जबरदस्ती करके डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके शेप और साइज और लेंथ चेंज कर रहे हैं। और जब हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को यानी कि उस स्ट्रेचिंग फोर्स को रिलीज आउट कर दें या उस फोर्स को लगाना बंद कर दें तो रबर बैंड वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा, राइट। मतलब अगर हमारे पास कोई 5 सेंटीमीटर का रबर बैंड है, उसे हम स्ट्रेच करके सपोज 8 सेंटीमीटर तक खींच देते हैं, तो ये तो उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करने के बाद हमने फोर्स लगाया है। लेकिन अगर हम उसे नॉर्मली जो हम उसके ऊपर स्ट्रेच करने के कारण डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं उसे हम अगर रिमूव कर दें, तब जब रबर बैंड अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा उसे हम कहेंगे उसकी इलास्टिसिटी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेती है डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूव होने के बाद। अब डेफिनेशन आती है किसकी, प्लास्टिक बॉडीज की। अब देखो प्लास्टिक बॉडीज क्या होती है। अब अगर आप अपने टर्म्स में कहोगे तो आप कहोगे प्लास्टिक बॉडीज वो जो होती है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है,
इससे बनती है, उससे बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना। ये फिजिक्स के लिए डेफिनेशन नहीं है। ये केमिस्ट्री या बायो के लिए हो सकती है, लेकिन ये फिजिक्स के टर्म्स में डेफिनेशन नहीं है। बायो के टर्म्स में प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। केमिस्ट्री के टर्म्स में प्लास्टिक जो है वो केमिकल कंपाउंड या अपने एटम और मॉलिक्यूल के बीच के बने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनी हुई प्रॉपर्टी है, या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट सिर्फ है। लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में प्लास्टिक बॉडी क्या है? प्लास्टिक बॉडीज आर दोज बॉडीज which do not regain their original shape and configuration after the removal of deforming force। यानी कि वो बॉडी जो अपना नॉर्मल जो शेप है उसे अचीव ना कर पाए, उसे हम कहते हैं उसका डिफॉर्मिंग फोर्स। कैसे? अगर आप किसी प्लास्टिक के बॉटल को लोगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्लास्टिक की नॉर्मल वाटर बॉटल हो, उससे आप उसका कैप हटा के उसको क्रश कर देना, पूरा का पूरा दबा देना, मसल देना, या पूरा खींचने की कोशिश करना, तो ऑब्वियसली खींचेगी तो नहीं, और दबने के बाद उसका शेप क्या हो जाएगा? वापस नॉर्मल फूला हुआ रह जाएगा, एकदम प्लेन, कि थोड़ा मतलब ऐसे अंदर दबी हुई, क्रैक्ड या खराब हो जाएगी, क्रश्ड हो जाएगी, होगा ना। यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद डीफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि उस टाइप का फोर्स जिसके कारण हम किसी बॉडी के अंदर चेंज ला सके, उस फोर्स को रिमूव करने के बाद क्या हमें उस प्लास्टिक की बॉटल या प्लास्टिक की बॉडी सेम दिखेगी जैसी वो पहले थी, एकदम प्लेन, या अलग दिखेगी? एक सीडी का एग्जांपल ले लो, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, नॉर्मल सीडी गेम्स वगैरह की है ना। अगर उसको तुम मोड़ दो या तुम उसको थोड़ा सा क्रैक ले आओ उसमें और तोड़ दो, या थोड़ी देर के लिए उसको बेंड करके रख लो, तो वो टूट जाएगी। और उसके बाद अगर तुम उसके ऊपर से फोर्स हटा दो, तो क्या वो वापस जोड़ के नॉर्मल प्लेन सीडी बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी बॉडी है जो एक बार अगर डिफॉर्म हो गई, यानी कि बिगड़ गई, तो वापस ठीक नहीं होगी। ठीक है, चलो ये हो गई बात प्लास्टिक बॉडी की। और ये प्लास्टिक बॉडी इलास्टिसिटी के अंदर एक एग्जांपल निकल के आता है, जिसका मतलब ये होता है, अगर इलास्टिसिटी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेती है। एग्जांपल रबर, और इसमें एग्जांपल प्लास्टिक का बॉटल्स है, टायर्स है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब ये जो प्लास्टिक बॉडीज है ये ऑपोजिट है इलास्टिसिटी के। इनमें जो डीफॉर्मिंग फोर्स लगता है, इलास्टिसिटी के ऊपर किसी इलास्टिक बॉडी के ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, लेकिन प्लास्टिक बॉडी पे लगाएंगे तो अपने ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगी। उसके डायमेंशंस चेंज होंगे, उसकी लेंथ चेंज होगी, उसकी हर एक टाइप से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे, लेकिन इलास्टिक बॉडी के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी? इलास्टिसिटी और प्लास्टिक बॉडीज की। और यही चैप्टर की स्टार्टिंग और यही चैप्टर के नोट्स हैं, तो इन्हें ही साथ साथ बनाते चलो। सबसे पहले हेडिंग डालो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल लिखो, फिर सब पॉइंट डाल के या बुलेट पॉइंट डाल के लिखो प्लास्टिक बॉडीज, और फिर लिखो डेफिनेशन और एग्जांपल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डीफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग फोर्स की। अब ये डीफॉर्मिंग फोर्स क्या है? मैंने अभी आपको समझाया
वो एक्सटर्नल फोर्स जो हम बाहर से किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसके कारण हम बॉडी के शेप या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में फिजिकली कोई चेंज ला सके, उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। और ये एक बॉडी के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स होता है। यानी कि अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है तो मैं इस मार्कर को दबाने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्या ये दबेगा? नहीं दबेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से अपना एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है आउटसाइड द वॉल्स ऑफ द मार्कर, जो कि इस डिफॉर्मिंग फोर्स को, जो एक्सटर्नल फोर्स है, उसे अपोज कर रहा है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप स्प्रिंग को लो अपने हाथ पे, है ना, बैलेंसिंग स्प्रिंग सबने खेली होगी, या नॉर्मल स्प्रिंग लो, नॉर्मल स्प्रिंग, उसे तुम चाहे कितना ही दबा लो, तुम बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसे पुश करने में, तुमने उसे पुश करके दबा दिया। और इस पूरे वर्क के दौरान मान लो तुम्हें स्प्रिंग दबाने में 0.2 सेकंड्स लगे, तो उस 0.2 सेकंड्स के अंदर स्प्रिंग ने अपने अंदर खुद एक फोर्स को स्टोर कर लिया जो उसे बाहर से मिल रहा है, यानी उसने डिफॉर्मिंग फोर्स को स्टोर कर लिया जो उसे बाहर से मिल रहा है, इसलिए वो पूरी की पूरी कंप्रेस हो गई। और जैसे ही तुमने हाथ हटाया, स्प्रिंग ने अपने अंदर से एक रीस्टोरिंग फोर्स जो है उसे एक्सर्ट किया, उसे जनरेट किया, जिसके कारण वो अपने ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन में आ गई। और ऐसा नहीं कि डिफॉर्मिंग फोर्स सिर्फ किसी चीज को कंप्रेस करने के लिए यूज करते हो। अगर तुमने स्प्रिंग को पकड़ के ये अच्छा लंबा पूरा जोर लगा के खींच दिया, तो भले ही वो अपने ओरिजिनल शेप से थोड़ी उखड़ जाएगी या थोड़ा उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन एक चीज नोटिस करना, वो हल्की सी वापस पीछे तो आएगी, हल्की सी वापस पीछे आएगी, क्योंकि खींचते समय भी उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स था जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स के ऑपोजिट में रिएक्ट कर रहा था। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी को उसका ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन वापस देता है। एग्जाम्पल स्प्रिंग, दोनों का, ठीक है, याद रख लो। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? It is a type of external force due to which on applying the dimensions या the shape of the body changes। और restoring force क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, ठीक है। It is a type of internal force exerted by a body, ठीक है, against the deforming force, and this restoring force helps the body to regain its original shape and configuration, ठीक है। ये हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स का डेफिनेशन। अब बात करते हैं इलास्टिक लिमिट की। अभी अपन ने इलास्टिसिटी पढ़ा, इसका मतलब क्या था कि किसी भी चीज को तुम स्ट्रेच करो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन ऐसा थोड़ी है यार कि मतलब तुमने एक रबड़ लिया तो तुम उसको यहाँ से खींचना चालू किया तो तुम मतलब 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर खींचते ही आ रहे हो। एक पॉइंट ऑफ व्यू पे टूटेगा ना, उसकी जो इलास्टिसिटी है उसका कहीं ना कहीं एंड तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि खींचते जा रहे कहीं ना कहीं जाके तो टूटेगा ना, कहीं ना कहीं उसकी इलास्टिक लिमिट तो होगी ना। तो इलास्टिक लिमिट क्या है? ध्यान सुनना। It is defined as the maximum value of deforming force। ध्यान सुनो, it is defined as the maximum value of deforming force, ठीक है,
एक्सटर्नली जो फोर्स लगता है इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट क्या हो जाएगा हमारा? इलास्टिक लिमिट it is defined as the restoring force up to which body regains its original shape and configuration is called elastic limit. Full stop. But if the external force is greater than restoring force of a body, then body gets permanently deformed. ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन, जो कि है इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स अप टू विच बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि ऐसा फोर्स जैसे ऐसे बॉडी पे स्ट्रेच करने पर या कंप्रेस करने पर लगाओ। ठीक है, मान लो ये कोई बॉडी रखी है, मान लो मैंने कोई क्या एग्जांपल है, स्फेरिकल बॉल रखी है मैंने रबर की। ठीक है, और उसके ऊपर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, लगाते जा रहा हूँ। एक टाइम के बाद बॉल पलट के प्रेशर लगाएगी और वो बाउंस होके नीचे गिर जाएगी। उस टाइप का फोर्स जो एक लिमिट तक अपने ऊपर जो है क्या कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से कि इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स अप टू विच it is defined as the maximum value of deforming force। बोलते बोलते रिस्टोरिंग निकल गया है डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स की लगाई जाने वाली उतनी वैल्यू, यानी कि कहते हैं ना किसी भी चीज को हाथ से ज्यादा खींचोगे तो छूट जाएगी हाथ से, तो वैसे ही अगर तुम लिमिट से ज्यादा उस ऑब्जेक्ट की कैपेबिलिटी से ज्यादा उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दोगे तो गारंटीड वो उस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन है वो उससे डिटेच हो जाएगा और वो परमानेंटली जो है डिफॉर्म हो जाएगा। यानी कि परमानेंटली अपने कभी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। जिस शेप में वो खींचने तक आया था उसी शेप में रहेगा। एग्जाम्पल रबड़ को तुम बहुत ज्यादा खींचोगे तो एक बार टूट गया तो टूट गया, वापस छोड़ने पर वो वापस ऐसे जुड़ के, है ना, जादू नहीं होगा। तो उस टाइप से हो गया तुम्हारा इलास्टिक लिमिट। यानी किसी भी ऐसी बॉडी की, इलास्टिक बॉडी की लिमिट जहां तक वो डिफॉर्मिंग फोर्स को झेल सकती है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आता है कि इलास्टिक लिमिट निकालोगे कैसे? तो सिंपल है,
डेफिनेशन में इसका आंसर है। देखो इलास्टिक लिमिट का जो फॉर्मूला वो है रीस्टोरिंग फोर्स जो कि बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू विच इज डिवाइडेड बाय व्हाट एरिया। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर उसका जो एक्चुअल एरिया है उसका और उसका मतलब उसका जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी वैल्यू को अगर तुम उसके चेंज्ड एरिया से डिवाइड करोगे तो तुम्हें उसकी इलास्टिक लिमिट पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या है रीस्टोरिंग फोर्स। तो आज तक के लिए रीस्टोरिंग फोर्स नहीं यार इलास्टिक लिमिट, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन समझ ली, प्लास्टिक बॉडीज की डेफिनेशन समझ ली, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये जान लिया, और ये डिफरेंस किसके कारण होता है और इस कारण को कौन अपोज करता है यानी कि डीफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग फोर्स, इसे समझ लिया। और किसी बॉडी की लिमिट कितनी हो सकती है या क्या हो सकती है उसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और वो हमेशा अगर एक्सटर्नल फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स से ज्यादा है तो वो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। और इलास्टिक लिमिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो मिलेंगे पार्ट 2 में विथ न्यू टॉपिक दैट इज स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक। तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी और सारे बाय। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करके बताओ वीडियो अच्छा लगा या नहीं। और माफ कर देना इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी कि मैं खुद अपने पेपर्स के लिए रेडी हो रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ फिजिक्स का जितना सिलेबस हो सकता है मैं उतना कंप्लीट करा दूंगा। रोटेशनल मोशन की वीडियो जल्दी आ जाएगी। और केमिस्ट्री में हमने जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो स्टार्ट किया था जिसके सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, और बायोलॉजी में हमारा बॉडी फ्लूइड्स हो चुका है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन इज गोइंग ऑन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी और सारे बाय। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम, टाटा, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।